सुप्रभात बच्चों, साई राम। और सब कैसे हैं? सब ने अपना अपना गृह कार्य किया। अब हम आज के इस वीडियो में हिंदी व्याकरण लेते हैं। हिंदी व्याकरण में हमारा जो सबसे पहले आता है वाक्य आता है। इससे पहले हम अपना पाठ्यक्रम देखेंगे कि हिंदी व्याकरण में हमारा क्या क्या पाठ्यक्रम है, क्या क्या पढ़ना है हमें। तो इसमें वाक्य पढ़ेंगे रचना के आधार पर। अपने 9th में अर्थ के आधार पर पढ़ा है, इसमें रचना के आधार पर पढ़ेंगे। फिर रस तथा रस के भेद, ठीक है, वाच्य तथा क्रिया के भेद, पद परिचय, ये हमारा पाठ्यक्रम है। हिंदी व्याकरण में सबसे पहले हम वाक्य लेते हैं। वाक्य में इसका हम अर्थ देखते हैं, वाक्य किसे कहते हैं। तो इसके जानने से पहले आपको ये शब्द देखने होंगे। ये शब्द आप पढ़ेंगे तो ये शब्द पढ़िए, मलक, नलक, लफज, तातो, कना, दबाल। तो आप ये कहेंगे ये क्या शब्द है, इसमें तो कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है। हाँ जी, ये निरर्थक शब्द हैं। अब इधर देखना, कमल, नकल, फसल, तोता, नाक, बादल। हाँ जी, इससे अर्थ निकल रहा है हमारा। ये हमारे सार्थक शब्द हैं, ठीक है। वाक्य में हमें सार्थक शब्दों का ही प्रयोग करना होता है, क्योंकि निरर्थक शब्द है, इनका तो कोई अर्थ है ही नहीं है, तो इनका वाक्य में प्रयोग नहीं होता। तो हमें सार्थक शब्दों का ही प्रयोग लेना होता है। जिस शब्द से कोई अर्थ निकलता हो उन्हें हम क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। आगे है, अब ये पढ़ेंगे, पेड़, केला, खा पर है बंदर बैठा रहा। तो इससे आपको कोई अर्थ निकल रहा है? इससे आपका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो क्या है? ये हमारा अव्यवस्थित समूह है। जिस शब्द समूह से कोई भी अर्थ समझाना जा सके उसे हम अव्यवस्थित समूह कहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। बंदर पेड़ पर बैठा केला खा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया? ये हमारा व्यवस्थित समूह है। इससे हमारा अर्थ निकल रहा है कि बंदर पेड़ पर बैठा केला खा रहा है। तो व्यवस्थित समूह क्या होता है? जिस शब्द समूह से कोई अर्थ निकल रहा हो या प्रकट हो रहा हो उसे हम व्यवस्थित समूह कहते हैं, ठीक है। आपको मालूम हो गया वाक्य में हमें क्या क्या चाहिए। तो वाक्य के प्रमुख तत्व देखते हैं कि वाक्य के प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह। तो हाँ जी, हमें वाक्य बनाने के लिए सार्थक शब्द चाहिए और उनका व्यवस्थित समूह भी चाहिए। समूह तो हमारा निरर्थक शब्दों का भी होता है, लेकिन हमें सार्थक शब्दों का ही चाहिए जिसका कोई अर्थ निकलता हो और उनका अर्थ भी प्रकट होना चाहिए। ये नहीं कि सार्थक शब्दों को हमने आगे पीछे लगा दिया है। समूह तो होता है सार्थक शब्दों का, जैसे हमने पीछे देखा, तो लेकिन उनका अर्थ भी होना चाहिए। तो एक वाक्य बनाने के लिए हमें ये दो तत्व चाहिए जिससे हमारा एक अच्छा वाक्य बन सकता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। वाक्य की भाई परिभाषा बन जाती है इन सब से। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित शब्द समूह जिससे किसी अर्थ का बोध होता हो या कोई अर्थ निकलता हो या प्रकट होता हो, वाक्य कहलाता है या उसे वाक्य कहते हैं, ठीक है। वाक्य आपको समझ में आ गया? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में देखो, राम घर जाता है, राधा किताब पढ़ रही है, माताजी खाना बना रही हैं, पिताजी बाजार जाते हैं। तो इन सभी वाक्यों से कोई ना कोई अर्थ हमारा प्रकट हो रहा है, हमें दिखाई दे रहा है अर्थ। तो इसमें सार्थक शब्दों का प्रयोग किया गया है, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह बनाया गया है और इन सब से कोई ना कोई अर्थ भी निकल रहा है। तो ये हमारे वाक्य कहलाते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इसमें अंग, वाक्य के अंग, वाक्य
के अंग को हम घटक भी कहते हैं। जिस प्रकार से आपने इंग्लिश में देखा है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, इसी प्रकार से हिंदी में भी उद्देश्य और विधेय। वहाँ पर आपका सब्जेक्ट है तो यहाँ उद्देश्य होता है, वहाँ पर आपका प्रेडिकेट होता है, यहाँ विधेय। ठीक है, इसी प्रकार से वाक्य के दो अंग होते हैं। अब उद्देश्य किसे कहते हैं? उद्देश्य देखते हैं, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा गया हो उसे उद्देश्य कहते हैं। मतलब है कि वाक्य में जो कुछ भी हम जिसके बारे में कहते हैं उसे हम उद्देश्य कहते हैं। इसमें कर्ता आ जाता है और कर्ता का विस्तार। कर्ता विस्तार किसे कहते हैं? जो कर्ता की विशेषताएं हम साथ में लगा लेते हैं उसे हम कर्ता विस्तार कहते हैं। इसका उदाहरण देखेंगे, वीर हनुमान ने लंका में आग लगा दी। तो यहाँ पे उद्देश्य क्या बना हमारा? हनुमान, ये हमारा उद्देश्य है। और उद्देश्य विस्तार क्या है हमारा यहाँ पर? वीर। तो वीर हमारा क्या है यहाँ पर? हमारा उद्देश्य विस्तार है। ठीक है, क्योंकि वीर जो है हनुमान की विशेषता है तो ये कर्ता का विस्तार हो गया। ठीक है, आगे और उदाहरण देखेंगे। तेजस्वी चाणक्य मंत्री बनने में सफल रहा। तो इसमें जो है चाणक्य जो है हमारा उद्देश्य है, तेजस्वी इसका विस्तार है। तेजस्वी क्या है? इसकी विशेषता है। ठीक है, आगे, मोहन का लड़का बाजार गया है। तो यहाँ पर उद्देश्य क्या है? हाँ, आपको समझ में आ गया है। यहाँ पर उद्देश्य लड़का है और इसका विस्तार क्या हुआ है? मोहन। मोहन का ये विस्तार है, इसकी विशेषता है कि लड़का किसका है? मोहन का। अब थर्ड पे, मेहनती व्यक्ति हमेशा सफल होते हैं। तो यहाँ पे उद्देश्य, हाँ जी, आपको समझ में आ गया है। तो यहाँ पे व्यक्ति उद्देश्य है और मेहनती इसकी विशेषता है, तो ये विस्तार है। आगे, बहादुर सिपाही ही देश की रक्षा कर सकता है। तो उद्देश्य क्या है? सिपाही, और इसकी विशेषता क्या है हमारी? बहादुर। बहादुर क्या है यहाँ पर? विस्तार है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया ये उद्देश्य। अब देखते हैं हम विधेय। विधेय किसे कहते हैं? तो यहाँ पर देखेंगे, उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। उसमें तो विस्तार आ गया था आपका कर्ता का। इसमें क्या आएगा? इसमें क्रिया आएगी, क्रिया विस्तार आएगा, कर्म और कर्म विस्तार आएगा। ठीक है, इसमें आगे उदाहरण देखेंगे, इसको और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। पहला वाक्य है इसमें, वह धीरे धीरे खेलता है। तो इसमें क्रिया क्या है आपकी? खेलता है। आपको तो क्रिया आती है, तो इसमें क्रिया क्या होगी हमारी? खेलता है। ये क्या है हमारा? यहाँ से यहाँ तक हमारा विधेय है। ठीक है, विधेय में सबसे पहले हम क्रिया देखते हैं, और क्रिया का विस्तार किससे हो रहा है? धीरे धीरे से। ये क्रिया का विस्तार हो रहा है हमारा धीरे धीरे। ठीक है, आगे एक और उदाहरण देखेंगे, सीता मधुर गाना गाती है। तो विधेय कौन सा है हमारा? इसमें मधुर गाना गाती है, ये हमारा विधेय है। तो इसमें हमारा कर्म है गाना। गाना का विस्तार किससे हो रहा है? मधुर, कि वो गाना कैसा गा रही है? मधुर गा रही है। ठीक है, और क्रिया भी है इसमें। क्रिया क्या है हमारी? गाती है। तो इसमें गाती है का भी वो विस्तार हो रहा है, तो इसका क्रिया का विस्तार कौन सा होगा? मधुर गाना, क्योंकि वो क्या कैसा गाना गा रही है? मधुर गाना गा रही है। आपका समझ में आ गया है। इसमें जो हमारा कर्म है गाना, गाना का विस्तार क्या हो गया? मधुर, और फिर उसके बाद क्रिया है हमारी गाती है। गाती है का विस्तार किससे हो रहा है हमारा? मधुर गाना। ठीक है, इतना आपको समझ में आया है। आगे बढ़ते हैं हम, इसके उदाहरण कुछ देखते हैं। कुछ उदाहरण देखेंगे तो और आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा।
राधा पुस्तक पढ़ती है, तो इसमें विधेय क्या है हमारा, पुस्तक पढ़ती है। ठीक है, तो इसमें क्रिया क्या है हमारी, पढ़ती है, और इसका विस्तार किससे हो रहा है, पुस्तक से। अब मीरा लिख कर ही उठेगी, तो इसमें क्या हुआ, उठेगी क्रिया है हमारी, और इसका विस्तार किससे हो रहा है, लिख कर। ठीक है, आगे थर्ड, वह मन लगाकर गाना सीखता है, तो इसमें जो कर्म है हमारा गाना है, और मन लगाकर इसका विस्तार हो रहा है, सीखता है हमारी क्रिया। ठीक है, क्रिया का विस्तार किससे हो रहा है, गाना से। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया, इसमें कर्म भी है और इसमें क्रिया भी है, दोनों चीज़ें हैं। अब फोर्थ नंबर पे, मोहन किताब पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा है हमारी क्रिया हो गई, इसका विस्तार किससे हो गया, किताब से। ठीक है, आपको उद्देश्य और विधेय अच्छे से समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ेंगे हम वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार को हम भेद भी कहते हैं। वाक्य हमारे दो प्रकार के होते हैं, जिसमें अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर आपने 9वीं कक्षा में पढ़ा था, अब यहाँ पर हमारा 10वीं कक्षा में रचना के आधार पर पढ़ेंगे, ये आपका पाठ्यक्रम में है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर पहले देखेंगे कि अर्थ के आधार पर आपने कौन कौन से वाक्य पढ़े हैं। इसमें सबसे पहले विधानवाचक, निषेधात्मक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, विस्मयवाचक, विस्मयवाचक को हम विस्मय बोधक भी कहते हैं, ये विस्मय आदि बोधक भी कहते हैं। ठीक है, फिर आता है संदेहवाचक। ये वाक्य आपने 9वीं कक्षा में पढ़े हैं। अब हमारा 10वीं कक्षा में आ जाता है रचना के आधार पर। ठीक है, रचना के आधार पर हमारे वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य को मिश्रित वाक्य भी कहते हैं। सबसे पहले हम इसमें सरल वाक्य लेंगे। सरल वाक्य किसे कहते हैं, तो आप ध्यान से समझेंगे। सरल वाक्य, सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहा जाता है। इसमें हमें एक कर्ता, एक मुख्य क्रिया, इन दोनों की ज़रूरत होती है। इनके बगैर हमारा कोई भी सरल वाक्य नहीं बन सकता, इनके बिना हम कोई भी सरल वाक्य नहीं बना सकते। ठीक है, और जो हम देखते हैं थर्ड नंबर पे, क्रिया एक से अधिक भी हो सकती है, जिसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्रिया तो होती है, जो वाक्य के अंत में होती है उसे हम मुख्य क्रिया कहते हैं, और जो उससे पहले होती हैं क्रियाएं, उससे पहले भी आ जाती हैं, 1 2 3 4 कितनी भी क्रियाएं हो सकती हैं, उन्हें हम सहायक क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया एक ही होगी, लेकिन सहायक क्रियाएं एक से अधिक भी हो सकती हैं। आगे इसका उदाहरण देखते हैं। मोहन हंसता है, तो इसमें जो हमारा कर्ता है मोहन है, एक ही है, और क्रिया जो है हमारी हंसता है, ये हमारी मुख्य क्रिया है। ठीक है, एक ही है, दोनों एक एक होते हैं। अब आगे हैं, एक उदाहरण और देखते हैं। वह खाना खाकर, वह खाना खाकर विद्यालय जाता है, तो इसमें जो कर्ता है हमारा वह है, और जो मुख्य क्रिया हो गई हमारी, मुख्य क्रिया कहाँ है, जाता है, क्योंकि ये वाक्य के अंत में है, और बीच में कौन सी क्रिया आई है हमारी, खाकर। ठीक है, तो ये कौन सी क्रिया हमारी, सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया भी कहते हैं, क्योंकि ये जो हमारी मुख्य क्रिया से पहले क्रियाएं हो रही हैं वे हमारी पूर्वकालिक क्रियाएं कहलाती हैं, तो इसको हम पूर्वकालिक क्रिया भी कहते हैं। इसमें हमारी एक ही पूर्वकालिक क्रिया है। अब आगे एक उदाहरण देखेंगे। राधा गाकर, हंसकर, रीझकर
मुस्कुराकर सबका दिल जीत लेती है। तो इसमें हमारा कर्ता कौन है? राधा। ठीक है, इसमें कर्ता कौन है? राधा। और मुख्य क्रिया कौन सी है हमारी? जीत लेती है। राधा सबका दिल जीत लेती है, तो मुख्य क्रिया क्या हुई हमारी? जीत लेती है। और पूर्वकालिक क्रिया कितनी है हमारी? गाकर, हंसकर, रीझकर, मुस्कुराकर। तो यहाँ पर हमारी 4 पूर्वकालिक क्रियाएं हैं, क्योंकि इन सब को करने के बाद ही वो सबका दिल जीत लेती हैं। तो ये जो क्रियाएं हो रही हैं हमारी जीतने से पहले हो रही हैं, तो ये हमारी पूर्वकालिक क्रियाएं कहलाती हैं, जो हमारी इसमें सहायक क्रिया होती हैं। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आया है ये। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है संयुक्त वाक्य। आपको सरल वाक्य समझ में आ गया अच्छे से। अब दूसरे नंबर पे संयुक्त वाक्य देखते हैं कि संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य होते हैं और उन्हें हम उपवाक्य कहते हैं। तो संयुक्त वाक्य बनाने के लिए हमें सरल वाक्य की आवश्यकता होती है और वे 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं, और उन वाक्यों को संयुक्त वाक्य में उपवाक्य के नाम से जाना जाता है। फिर आता है सभी वाक्य स्वतंत्र होते हैं। जो संयुक्त वाक्य में प्रयोग किया जाता है सरल वाक्यों को, वे क्या होते हैं? अपने में पूर्ण अर्थ देने वाले होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। वे आश्रित नहीं होते कि हमने 2 वाक्यों का प्रयोग किया और वे दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं, ऐसा नहीं है। दोनों ही स्वतंत्र होते हैं और अपना अपना पूर्ण अर्थ देने में सक्षम होते हैं। ठीक है, 3rd नंबर पे देखते हैं। ये वाक्य समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो मतलब है कि हमने सरल वाक्य 2 या 2 से अधिक सरल वाक्यों का प्रयोग तो किया है, लेकिन उनको कैसे जोड़ते हैं? समुच्चय बोधक शब्दों से जोड़ते हैं। ये समुच्चय बोधक शब्द हैं हमारे, इनसे हम उन वाक्यों को जोड़ते हैं। समुच्चय बोधक शब्द कौन कौन से हुए हैं? और, तथा, या, अथवा, लेकिन, किंतु, परंतु आदि। ठीक है, ये हमारे समुच्चय बोधक हैं और इनके द्वारा हम अपने सरल वाक्य को जोड़ते हैं, जिनको हम उपवाक्य के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं उदाहरण में हम लोग दिल्ली घूमने गए और वहाँ 4 दिन रहे। तो इसमें हमारे ये 2 वाक्य हैं। हम लोग दिल्ली घूमने गए, वहाँ 4 दिन रहे। ये दोनों वाक्य किससे जुड़े हैं? और से जुड़ा है। तो और क्या है हमारा? समुच्चय बोधक शब्द है। ठीक है, ये दोनों में अपने में सक्षम है, पूर्ण अर्थ दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग दिल्ली घूमने गए, ये हमारा पूर्ण वाक्य है। वहाँ 4 दिन रहे, ये भी हमारा पूर्ण वाक्य है, पूर्ण अर्थ दे रहा है। और किससे जोड़ा है? और से जोड़ा है। ठीक है, तो ये हमारा संयुक्त वाक्य है। अब आगे देखेंगे। सोहन को हिंदी पढ़नी थी, इसलिए अध्यापक के पास गया। तो यहाँ पर ये सोहन को हिंदी पढ़नी थी, ये एक वाक्य है। अध्यापक के पास गया, तो ये एक वाक्य है। ये 2 हमारे वाक्य हैं और किससे जोड़े गए हैं? इसलिए से हमने जोड़ा है। तो यहाँ समुच्चय बोधक शब्द कौन सा है हमारा? इसलिए। ठीक है, तो ये हमारा संयुक्त वाक्य हो गया। 3rd पे देखते हैं। आज मैच जीतने के आसार थे, किंतु बारिश हो गई। तो यहाँ पे हमारा एक वाक्य है, आज मैच जीतने के आसार थे, ये हमारा पूर्ण वाक्य है, पूर्ण अर्थ दे रहा है। बारिश हो गई, ये भी हमारा पूर्ण वाक्य है, ये भी हमारा पूर्ण अर्थ दे रहा है कि बारिश हो गई। और किससे जोड़ा है हमने? किंतु से। समुच्चय बोधक शब्द क्या है हमारा? किंतु। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एक उदाहरण और देखेंगे। सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो। तो इसमें एक हो गया सत्य बोलो, दूसरा है कटु सत्य न बोलो। दोनों में अपने पूर्ण अर्थ देने में सक्षम है और किससे जोड़ा गया है? परंतु से। ठीक है,
तो समुच्चय बोधक शब्द है हमारा परंतु। तो यहाँ पर ये क्या है, हमारा संयुक्त वाक्य है। ये समुच्चय बोधक शब्दों से जोड़ा गया है। दो सरल वाक्य हैं, इनको हम उपवाक्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं एक और उदाहरण। मोहन मन लगाकर पढ़ा और कक्षा में प्रथम आ गया। तो यहाँ पे एक वाक्य हो गया मोहन मन लगाकर पढ़ा, और दूसरा वाक्य हो गया कक्षा में प्रथम आ गया। ठीक है, तो क्या हो गया, यहाँ पे हमने और से इसको जोड़ा है। समुच्चय बोधक क्या हो गया हमारा, और। ठीक है, ये संयुक्त वाक्य आपको अच्छे से समझ में आया है। और यहाँ पर अब हम आज इतना ही लेंगे संयुक्त वाक्य तक। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिश्र वाक्य पढ़ाऊँगी। मिश्र वाक्य को मिश्रित वाक्य भी कहते हैं। ठीक है, आप ये अच्छे से पढ़ना और अच्छे से आपने समझा होगा, और इसको फिर से पढ़ना जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, आपके अभ्यास के लिए मैं आपको वर्कशीट दूंगी, उनको करने का प्रयास करना। अगर कोई आपके सामने समस्या आए तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। साईं राम।